हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति में आई हुई इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के स्पेसिफिक नॉलेज का सेट नंबर 2 करने वाले हैं। पहले सेट में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया था, उसको देख के लग रहा है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो चलिए, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन बताऊँगा, ऑप्शन बताने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूँगा। इस टाइम में आपको अपना आंसर एक पेज पे लिखना है और पेज पे लिखने के बाद जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले चोक का पावर फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 50%, 98%, 30%, 75%। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है 98%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्लोरोसेंट लैंप, मरकरी लैंप, आर्क लैंप या फिर सोडियम वास्प लैंप। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आर्क लैंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवल एक ही बाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ट्रांसफार्मर का तापमान कितनी डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 65 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 100 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपकी सोडियम वेपर लैंप होता है उसका लाइफ कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1000 घंटे, 6000 घंटे, 3000 घंटे या फिर लाइफ टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 6000 घंटे या फिर उससे अधिक। अगला क्वेश्चन, एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मूविंग फोर्स, मैग्नेटो मोटर फोर्स और मैग्नेट मूविंग फोर्स। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा। इसका राइट आंसर है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीआईएस के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बीआईएस के अनुसार इमारत और जो हमारे भू इलेक्ट्रोड होते हैं, जो हमारी अर्थिंग होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 5 मीटर, 1.5 मीटर, 10 मीटर या फिर 2 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग अपना ऑप्शन ज़रूर लिखते हुए चलिएगा और लास्ट में मिलान करिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल ... कोर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 फेज पावर और लाइटिंग के लिए केबल का जो कोर होता है वो कितना होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन दिया गया है 4 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर या फिर डबल कोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 3.5 कोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर आयल विद्युत का क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है चालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है या फिर कोई नहीं होता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर आयल होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को
किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार या फिर डेल्टा डेल्टा। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसमें आपका राइट आंसर होगा स्टार डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायरिंग प्रणाली में सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायरिंग सिस्टम में सबसे आसान और सबसे सस्ता कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्लीट वायरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BIS के अनुसार किसी भी स्थापना में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1%, 2%, 3%, 5%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3%। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बिजली की परिचालन आवृत्ति कितनी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैपेसिटर की रेटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर की रेटिंग बतानी है, किसमें की जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, ठीक है, नैनोफैरड या फिर सभी। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफैरड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, DC मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे DC मोटर स्टार्टर के बारे में पूछा गया है, कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के। ठीक है, 3 टाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मोटर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है? तो आपको बताना है मिक्सर ग्राइंडर में कौन सा मोटर यूज होता है। यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर, शंट मोटर या फिर कैपेसिटर मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग याद रखिएगा इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर की स्पीड मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि मोटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है। ऑप्शन दिया गया है टैकोमीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर या फिर मल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टैकोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, विमानों, जहाज़ों, रेलवे आदि में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता को ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति कितने वोल्ट की जाती है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि रेलवे में या फिर जहाज़ों में जो या विमानों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो सुरक्षा को देखते हुए कितनी वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है 90 वोल्ट, 100 वोल्ट, 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 110 वोल्ट। ठीक है, आपने कभी रेलवे वगैरह में देखा होगा तो बोर्ड पे लिखा होता है 110 वोल्ट DC। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 110 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाए रखने के लिए किस प्रकार के पानी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है RO का, डिस्टिल्ड वाटर का, ठंडे पानी का या फिर सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा डिस्टिल्ड वाटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी इंडक्शन मोटर की आवृत्ति का मान घटा दिया जाए
तो उसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई इंडक्शन मोटर उसकी फ्रिक्वेंसी को घटा दिया गया तो उसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ऑप्शन दिया गया है, उसकी गति घटेगी, बढ़ेगी, वही रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है इसकी गति घट जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी का मान अगर घटेगा तो इसकी गति भी घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है। ऑप्शन दिया गया है 3 फेज के, 440 वोल्ट के, फेज वोल्टेज के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फेज वोल्टेज के। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये आपका जो होता है ये डेल्टा कनेक्शन होता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें फेज वोल्टेज के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो गैस से भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट का तापमान बताना है आपको। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 3000 डिग्री सेल्सियस, 2200 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या फिर 5000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 22000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है निम्न होता है, उच्च होता है, शून्य होता है या फिर अनंत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसका प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 70%, 80%, 90% या फिर 50%। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 90%, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, फैराडे का नियम, लेंज का नियम। तो इसका राइट आंसर आपका होगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, आप लोग ऑप्शन जरूर नोट करते हुए चलिए ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस का मान क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 0.637, 0.707, 707 या फिर 637। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक जो एसी आपूर्ति होती है उसमें आरएमएस का मान पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा 0.707, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का परसेंटेज क्या होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है 0.75% से 1%, 5% से 10%, 1 से 2% या फिर 1.5 से 2.5%। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो जो हाई स्पीड इस्पात होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज जो हमारा होता है वो 0.75% से 1% तक होता है। अगला क्वेश्चन। तार के मानक बीच की सीमा क्या होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है तार के मानक के बीच की सीमा क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0 से 10 SWG, 0 से 36 SWG, 1 से 40 SWG या फिर सभी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 0 से 36 स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग के लिए जीआई प्लेट का मानक आकार क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आप अपना टिक कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 60 × 60 × 6.35 mm। ठीक है, 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर ×
6.35 mm, मतलब 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई, 6.35 mm उसकी मोटाई होती है अर्थिंग प्लेट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस मोटर को कम लागत के साथ रखरखाव की आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मोटर के रखरखाव के लिए सबसे कम लागत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया गया है इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, स्लिप रिंग मोटर या फिर सीरीज मोटर। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है, इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए, इसका आंसर होगा इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर जो हमारी होती है वो काफ़ी कम रखरखाव की इसमें आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिससे गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है तो इसे ठीक करने का क्या उपाय है? ये क्वेश्चन प्लम्बर से संबंधित है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वाल्व को बदलें, नट को कसें, घिस चुके पार्ट को बदलें या फिर पैकिंग को नवीनीकृत करें। तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन शायद हमने प्लम्बर वाले सेट में कराया है। तो इसका आंसर होगा घिस चुके पार्ट को बदलें। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अभी तक हमारी पूरी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, चेन रिंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है? तो ये भी क्वेश्चन प्लम्बर से संबंधित है। तो चेन रिंच के साथ जो हम लोग पाइप यूज़ कर सकते हैं वो न्यूनतम कितने व्यास की यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है 25 mm, 50 mm, 30 mm या फिर 45 mm। इस क्वेश्चन को भी हमने अपने सीरीज में कराया है। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका आंसर होगा मिनिमम 50 mm। ठीक है, 50 mm व्यास से नीचे हम चेन रिंच में पाइप को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यूनियन या फिर प्लग, एल्बो या फिर कपलिंग। तो पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा एल्बो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यूनिवर्सल कपलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? ऑप्शन दिया गया है ऑटोमोबाइल वाहन में, कपड़े मिल में, इंजीनियरिंग मशीनों में या फिर लार्ज एंगल ड्राइव में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑटोमोबाइल वाहन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है? तो 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? एल्बो का, कपलिंग का, रिड्यूसर का या फिर ब्रांच का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एल्बो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या चालू होने पर नल में तेज से आवाज़ आती है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, पैकिंग का सूख जाना, स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना, स्पिंडल झुकी होना या फिर स्पिंडल थ्रेड घिस जाना। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि नल को चालू करने पर क्या ख़राब होने पर या क्या दिक्कत होने पर उसमें आवाज़ आती है तेज़ी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना। ठीक है, स्पिंडल पर वाल्व का ढीला होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट कितने हो सकते हैं? इस क्वेश्चन को हमने अपने इलेक्ट्रीशियन वाले सेट वीडियो में कराया था। तो चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या फिर 8 पॉइंट। ठीक है, एक उप परिपथ में मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10 पॉइंट। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि कितने वाट हम एक उप परिपथ से एक साथ में यूज़ कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर होगा 800 वाट। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अल्टरनेटर की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? आंसर दिया गया है KVA में, MVA में, वाट में या फिर kWh में। तो दोस्तों, अल्टरनेटर की और ट्रांसफार्मर की रेटिंग सेम होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर होगा केवीए में, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे 39 में पूछा गया है कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ओम के नियम पे, लेंज के नियम पे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पे या फिर न्यूटन के नियम पे। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीआईएस के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हमने इलेक्ट्रीशियन वाले सेट में डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो लगभग हमने 30 वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है, तो आप चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए इसका आंसर बताइए। 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.75 मीटर या फिर 3.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2.75 मीटर। मतलब हमारी जो छत वाले जो पंखे होते हैं उसकी ऊंचाई फर्श से वो मिनिमम 2.75 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली की गति होती है, यहाँ पे बिजली की गति के बारे में पूछा गया है, क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1,86,000 मीटर पर सेकेंड, 2,86,000 मीटर पर सेकेंड, 3,86,000 मीटर पर सेकेंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1,86,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन आपको दूसरा भी मिल सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। तो यहाँ पे कुछ सेल दिए गए हैं और पूछा गया है कि किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ऑप्शन दिया गया है मरकरी सेल, लिथियम सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल या फिर ड्राई सेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा, नहीं पता चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लिथियम सेल, ठीक है। आपके मोबाइल की बैटरी में लिथियम आयन बैटरी ही लगी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, गति को नियंत्रित करना, कम्यूटेशन को नियंत्रित करना, इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करना, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन तो वैसे हमने सारे इसमें बहुत अच्छे सेट किए हैं जो आपके एनबीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। हो सकता है इसी में से काफ़ी क्वेश्चन आपके एनबीएस में आ ही जाएं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम इंडक्शन मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कोई परिवर्तन नहीं होगा, गति दोगुनी हो जाएगी, गति 4 गुनी हो जाएगी, गति आधी हो जाएगी। यदि हम इंडक्शन मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गति आधी हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी आपने देखा होगा कि मोटर में जो हम लोग पोल होते हैं, पोल को जितना कम करेंगे वैसे हमारी जो मोटर की गति होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। पोल कम तो गति ज़्यादा, पोल ज़्यादा तो गति कम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पोल को दुगना कर देंगे तो गति वैसे भी हमारी आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है। तो यहाँ आपको बताना है डीसी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क, डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है। 0 होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है या फिर मध्यम होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डीसी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मोटर होती है जिसको हम बिना लोड के नहीं चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली का परिचालन आवृत्ति क्या होता है। तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आपने देखा था 50 हर्ट्ज। और यहाँ पे पूछा गया है कि अमेरिकी सिस्टम पे जो बिजली का परिचालन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है यहाँ पे क्या सही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा
60 हर्ट्ज़। देखिए अपने वर्ल्ड में 2 ही फ्रिक्वेंसी की विद्युत यूज़ की जाती है। जो ब्रिटिश सिस्टम पे कार्य करते हैं वो 50 हर्ट्ज़ के होते हैं, जो अमेरिकी सिस्टम पे कार्य करते हैं वो 60 हर्ट्ज़ के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो यहाँ पे छत के पंखे में कौन से मोटर का प्रयोग करते हैं? स्थायी कैपेसिटर, यूनिवर्सल सीरीज या फिर डीसी मोटर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्थायी कैपेसिटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एनबीएस के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है गीजर का जो थर्मोस्टेट होता है उसका परिसर क्या होता है। तो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, 32 से 100 डिग्री सेल्सियस, 32 से 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 32 से 88 डिग्री सेल्सियस। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होते हैं तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? इसका क्वेश्चन हमने ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में कराया था। तो आपको बताना है कि जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होंगे तो ट्रांसफार्मर की दक्षता या एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, आधी होगी, 1/4 होगी या फिर 0 होगी? तो इसका राइट आंसर है मैक्सिमम होगी। ठीक है, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेड एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी में कौन से इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करेंगे? H2SO4, H2O, NaCl या फिर सभी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है कोयला, डीजल, यूरेनियम, थोरियम और पानी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर टाइपिंग स्विच किस बाइंडिंग से जुड़ा होता है? तो ट्रांसफार्मर में जो टाइपिंग स्विच होती है वो किस बाइंडिंग से जुड़ी होती है? ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी से, सेकेंडरी से, दोनों से या फिर HT लाइन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी बाइंडिंग से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तांबे का परमाणु संख्या क्या होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 18, 19, 29 और 37। तो तांबे का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होता है? इसका राइट आंसर है 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन, BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम कितने लोड से अधिक नहीं होना चाहिए? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसका डिस्कशन मैंने किया था। तो यहाँ पे बताना है कि जो हमारे उप परिपथ होते हैं या लाइटिंग परिपथ होते हैं उसमें अधिक से अधिक हम कितना लोड यूज़ कर सकते हैं या कितने से अधिक लोड यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 100 वाट, 800 वाट, 500 वाट या फिर 1000 वाट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 800 वाट। ठीक है, पॉइंट्स की अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केबल के जोड़ के लिए लग्स किस सामग्री के बने होते हैं? तो यहाँ पे लग्स के बारे में बात किया जा रहा है कि जो हमारे लग होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं जो हम लोग केबलों में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम और तांबा या फिर निकिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है लग हमारे जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम और तांबे के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्टर है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को नापने के लिए जो टेस्टर होता है उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है टाइकोमीटर, मेगर, वाट मीटर या फिर वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मेगर। देखिए, टाइकोमीटर से हम स्पीड को नापते हैं, वाट मीटर से हम करंट को नापते हैं या फिर वाट को नापते हैं, मल्टीमीटर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें नाप सकते हैं, जैसे हम DC करंट नाप सकते हैं, AC करंट नाप सकते हैं। ठीक है, करंट भी नाप सकते हैं, वोल्टेज भी नाप सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावर फैक्टर का अधिकतम मान होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है। ऑप्शन दिया गया इकाई होता है, शून्य होता है, इकाई से कम होता है या फिर इकाई से अधिक होता है।
चलिए इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा इकाई होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ब्रिटिश हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको 1000 वाट, 746 वाट, 500 वाट, 735 वाट। तो ब्रिटिश हार्स पावर के बारे में पूछा गया। देखिए यहाँ पे जो है हार्स पावर आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ब्रिटिश और एक मीट्रिक, ठीक है। तो मीट्रिक और ब्रिटिश में जो हमारा हार्स पावर होता है वो अलग अलग इसका वाट होता है। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो हार्स पावर होगा उसका राइट आंसर है 746 वाट। यदि मीट्रिक में पूछा जाता तो उसका राइट आंसर होता 735.5 वाट। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी मीट्रिक में भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। प्राइस कार का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ट्राई स्क्वायर के बारे में बात किया जा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन ये मिस्टेक हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ट्राई स्क्वायर से क्या मापा जाता है या कितने डिग्री का एंगल मापा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है। ऑप्शन दिया गया है छोटा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आइडियल ट्रांसफार्मर या फिर आदर्श ट्रांसफार्मर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप अपने आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी साथ ही साथ ये भी कमेंट करके आप हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।